हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं नाभिक। जैसे कि आपको मालूम है कि मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं नाभिक। बट इस वीडियो में हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे। और परमाणु में भी क्या, तो परमाणु में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे। इस परमाणु के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, और अल्फा कण प्रकीर्णन यानी कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है उसके बारे में डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जो भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे अल्फा कण के बारे में और उसका ऑब्जर्वेशन किए थे, उसके बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग में हम डालते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु भौतिकी। ये आपका जो है टॉपिक परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि परमाणु किसे कहते हैं। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स ये आपका एक तरह से ये मॉडर्न फिजिक्स का ये टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गया। और इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, वो हम लोग जानेंगे। जैसे परमाणु है, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एटॉम। क्या बोलेंगे, एटॉम। अब एटॉम की बात करते हैं, परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। परमाणु कहेंगे थॉमसन के अनुसार, सब वैज्ञानिक अलग अलग दिए थे इनके बारे में, परमाणु के बारे में। तो हम कहेंगे क्या, सबसे पहले थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान घनत्व, परमाणु एक समान, परमाणु एक समान, परमाणु एक समान घनत्व, परमाणु एक दिखाई दे ही रहा होगा आप लोग को। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान घनत्व वाले धनावेश का, घनत्व वाले धनावेश का, धनावेश का लगभग 10 का पावर माइनस 10 मीटर, लगभग 10 का पावर माइनस 10 मीटर व्यास, 10 का पावर माइनस 10 मीटर व्यास का एक गोला होता है, व्यास का एक गोला होता है, व्यास का एक गोला होता है, एक गोला होता है जिसमें ऋणावेशित, जिसमें ऋणावेशित, ऋणावेशित का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऋणावेशित या ऋणावेश, इसको कर लेते हैं ऋणावेश, इस प्रकार धसे होते हैं, इस प्रकार धसे होते हैं, इस प्रकार धसे होते हैं जैसे लड्डू में इलायची के दाने, जैसे लड्डू में, जैसे लड्डू में इलायची
इलायची के दाने, लड्डू में इलायची के दाने। ध्यान से समझिएगा, जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होता है, थॉमसन के अनुसार, थॉमसन एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु एक समान घनत्व वाले, जिसका व्यास 10 का पावर -10 मीटर होता है, और उसमें ऋणावेश इस तरह से धसे होते हैं जैसे कह सकते हैं लड्डू में इलायची के दाने, या वाटरमेलन जो होते हैं, तरबूज जिसको बोलते हैं, तरबूज की जिस तरह से बीज उसके अंदर धसा हुआ रहता है, ठीक उसी तरह से किसी भी परमाणु में ऋणावेश धसे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो ये थॉमसन के अनुसार था। हम लोग जानेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन, और ये किसके अनुसार, तो परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। क्या जानेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय मॉडल, इसको इंग्लिश में कहेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड Rutherford's nuclear model of atom, Rutherford's nuclear model of atom, model of atom। ध्यान से समझिएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है। जैसे कि थॉमसन ने बता दिया कि परमाणु जो होते हैं एक समान घनत्व वाले, जिसका जो रेडियस होता है, जिसका व्यास होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, ये इस तरह से बने होते हैं जैसे इसके अंदर ऋणावेश धसे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इलायची के दाने लड्डू में जिस तरह से धसे होते हैं, ठीक उसी तरह से किसी भी समान घनत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेश होते हैं, वो धसे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में उस परमाणु के बारे में विशेष अध्ययन के रूप में जानने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन किए। अल्फा कण किसी भी सोने की पतली पन्नी से वो अल्फा कणों का बौछार करके देखें कि परमाणु में वास्तव में ये किस तरह का बना होता है, कहीं छिद्र होता है कि नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल अध्ययन रदरफोर्ड ने किया, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन तथा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में, रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपने सहयोगी 1911 ईस्वी में अपने सहयोगी गाइगर व मार्सडन के साथ मिलकर सोने की पतली पन्नी पर
मिलकर सोने की पतली पन्नी पर मिलकर सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके 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 प्रकीर्णन संबंधी विभिन्न प्रयोग किए। प्रकीर्णन संबंधी विभिन्न प्रयोग किए। अल्फा कण एक हीलियम परमाणु होता है। अल्फा कण एक हीलियम परमाणु होता है। एक हीलियम परमाणु होता है। एक हीलियम परमाणु होता है जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग किए गए हैं। जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग किए गए हैं। अलग अलग किए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, ये अल्फा कण प्रकीर्णन है क्या? अल्फा कण प्रकीर्णन तथा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड अपने सहयोगियों गाइगर और मार्सडन के साथ मिलकर के सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार किए और बौछार करने पर उन्हें बहुत सारा कंक्लूजन मिला। ये अल्फा कण क्या है? ये हीलियम कण होते हैं। क्या होते हैं अल्फा कण? ये हीलियम के परमाणु होते हैं जो हम कह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि हीलियम के जो परमाणु होते हैं जिसके परमाणु संख्या 2 होता है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस हीलियम परमाणु पर अल्फा कणों के बौछार कराकर हीलियम परमाणु के अल्फा कणों के बौछार कराकर सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग किए। ध्यान से समझिएगा, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड अपने सहयोगियों के साथ जो सहयोगी थे गाइगर और मार्सडन, दोनों साइंटिस्टों के साथ, दोनों सहयोगियों के साथ मिल करके सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराएं। ये अल्फा कण है क्या? एक्चुअली अल्फा कण हीलियम परमाणु होता है जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से वो अल्फा कणों का बौछार किए और बौछार करने के बाद उन्हें बहुत सारे मीन्स से उसको कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन किए, निष्कर्ष निकाले और उस निष्कर्ष से जो उनकी बातें सामने आई उसी को मॉडल के रूप में जाना गया। यानी कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का नाभिकीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग किस तरह से हुआ था लैब में उसका हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फा कण प्रकीर्णन जो है वो किस तरह से प्रयोग किया गया था। यानी कि प्रायोगिक तरीके से हम लोग जानेंगे कि अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है।
ये प्योर केमिस्ट्री का चीज है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। 11th में आता है केमिस्ट्री में अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम मॉडल। हम लोग जानेंगे इसका प्रायोगिक व्यवस्था। क्या जानेंगे? प्रायोगिक व्यवस्था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, एक्सपेरिमेंट में ये सब यूज होते हैं। और ये सोने की पतली पन्नी है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, और जिसका व्यास जो होता है लगभग 10 का पावर -6 मीटर होता है। ये अल्फा कण प्रकीर्णन ये सीधे जाता है इस तरह से ये, और इसको बोलते हैं कैलीमेटर। ये क्या है? कैलीमेटर। और अल्फा कणों का किरण पुंज, ये क्या है? अल्फा कणों का किरण पुंज, अल्फा कणों का किरण पुंज। ये अल्फा कण का स्रोत है, अल्फा कण का स्रोत कहेंगे, जिससे अल्फा कण निकले। ये लेड गुहिका होती है, लेड गुहिका। अब ध्यान से समझिएगा, ये जेडेन यानी कि जिंक सल्फाइड का ये कलई किया रहता है, ये लेप किया रहता है। जब अल्फा कण इससे पार होती है तो यहां पर इससे जाकर के टकराती है इस तरह से, इस तरह से अल्फा कण टकराती है। और ये कलेक्टर होता है, जिसको हम लोग चल संसूचक बोल देते हैं। ये चल संसूचक होता है, जिससे कि इसको हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है। ये जेडेनेस यानी कि जिंक सल्फेट का लेपित किया वृत्तीय पर्दा है, ये वृत्तीय पर्दा है, जिसे हम लोग कह सकते हैं जिंक सल्फाइड द्वारा लेपित। क्या है? जिंक सल्फाइड द्वारा लेपित, ये जिंक सल्फाइड द्वारा लेपित है। और ये पूरी तरह से फिगर जो है बन चुका है। ये अल्फा कण का स्रोत है, जिसमें हम लोग लेड गुहिका में रखे रहते हैं। इससे अल्फा कण कैलीमीटर से होते हुए अल्फा कणों का किरण पुंज आगे जाती है। और इस सोने की पतली पन्नी है, जिसका व्यास जो होता है
वो 10 का पावर -10 मीटर होता है। जब अल्फा कण बौछार कराते हैं तो इस तरह से अल्फा कण इधर उधर चली जाती है, कुछ सीधे चली जाती है, कुछ ज्यादा एंगल से घूमती है, कुछ तो रिटर्न होकर के वापस आ जाती है। तो इस प्रकार ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल लिख करके समझेंगे कि किस तरह से ये क्रिया विधि होती है। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसकी क्रिया विधि होती है, तो ध्यान से आप इसको समझिए। ये हम लोग इस तरह से प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में डिटेल लिखते हैं और लिख करके समझेंगे। इसमें अल्फा कणों का किरण पुंज को इसमें अल्फा कणों का किरण पुंज के लिए सोने की पतली पन्नी हम इसका व्यास 10 का पावर -6 मीटर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 10 का पावर -6 मीटर पर डाला जाता है। इसमें से निकले अल्फा कणों को जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। कणों को जिंक सल्फाइड जिसको हम लोग ZnS कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, ZnS से लेपित पर्दे पर आपतित कराया जाता है। से लेपित पर्दे पर आपतित कराया जाता है। विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णत विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित अल्फा कणों का प्रकीर्णित अल्फा कणों का गतिशील पर्दे के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। यह प्रयोग एक निर्वात कक्ष में यह प्रयोग निर्वात कक्ष में किया जाता है। निर्वात कक्ष में किया जाता है ताकि वायु के परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन
प्रकीर्णन से बचा जा सके। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से बचा जा सके। ध्यान से समझिए कि अल्फा कण प्रकीर्णन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसमें अल्फा कणों का किरण पुंज के लिए सोने की पतली पन्नी जिसका व्यास 10 का पावर -6 मीटर होता है पर डाला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है ये सोने की पतली पन्नी है जिसका व्यास हम 10 का पावर -6 मीटर है। यहाँ से अल्फा कण का बौछार कराते हैं। इसमें से निकले अल्फा कणों के जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दे पर आपतित कराया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वृत्ताकार पर्दा है जिस पर हम लोग जिंक सल्फाइड से कलई कर देते हैं और जब कलई कर देते हैं तो जब बौछार कराते हैं इस सोने की पतली पन्नी पर तो वहां से प्रकीर्णित होने के बाद इस वृत्तीय पर्दा पर आपतित कराया जाता है। विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित अल्फा कणों की गतिशील पर्दे के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब देख सकते हैं कुछ सीधे जा रही है, कुछ 90 डिग्री से कोण से घूम रही है, कुछ 120 डिग्री से कोण से घूम रही है। ये विभिन्न कोणों पर ये घूम घूम करके इसकी अध्ययन किया जाता है कि इसका जो तरंग है जो अल्फा कण है इसका प्रकीर्णन किस तरह से होता है। ये जो प्रयोग होता है पूरी तरह से निर्वात कक्षा में किया जाता है ताकि वायु के अणु जो होते हैं अल्फा कणों से कोई संपर्क में न हो। तो हम कह सकते हैं यह प्रयोग एक निर्वात कक्ष में किया जाता है ताकि वायु के परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से बचा जा सके। और ये आप देख सकते हैं लास्ट में चल संसूचक, इसे ये डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन मीन्स अल्फा कण है इसकी जो तीव्रता होती है कितनी होती है। तो ये था अल्फा कण प्रकीर्णन रदरफोर्ड का। अब हम लोग जानेंगे इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले थे रदरफोर्ड उस निष्कर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे और निष्कर्ष के बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका प्रेक्षण क्या है। प्रेक्षण और निष्कर्ष दो चीजें जानेंगे। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रेक्षण की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे। फिगर अभी मिटाएंगे नहीं क्योंकि फिगर समझना है। ये वृत्तीय पर्दा हटा देते हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है। ध्यान से समझिएगा। प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से अविचलित होकर अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से अविचलित होकर सीधे निकल गए। अविचलित होकर सीधे निकल गए। ये आप देख सकते हैं कि जो अल्फा कण है ये सीधे आप देख रहे हैं कि एकदम सीधे चला जा रहा है। यानी कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से, ये सोने की पन्नी है, पन्नी से अविचलित होकर सीधे निकल गए ना, यानी कि बिना विचलित हुए क्या हो गए, सीधे निकल गए। हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। कुछ अल्फा कण अल्प कोणों से विचलित हुए। कुछ अल्फा कण अल्प कोणों से विचलित हुए। अल्प कोणों से
विचलित हुए। कुछ अल्फा कण आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोण पे कुछ अल्फा कण क्या है, विचलित हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण 9000 में से एक कह लेते हैं। 9000 में से एक अधिक कोणों से, अधिक कोणों से, अर्थात हम कह सकते हैं 90 डिग्री से अधिक कोणों से और 90 डिग्री से कर लेते हैं, और 90 डिग्री से विचलित हुए 90 डिग्री से विचलित हुए 90 डिग्री से विचलित हुए इनमें से कुछ अपने मार्ग पर, इनमें से कुछ अपने मार्ग पर, इनमें से कुछ अपने मार्ग पर कुछ अपने मार्ग पर वापस लौट आए, अपने मार्ग पर वापस लौट गए, अर्थात 180 डिग्री से वापस आ गए। ध्यान से समझिएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि इस सोने की पतली पन्नी से अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना विचलित हुए, यानी कि अविचलित हुए ही पार हो गए। फिर उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, जो अल्फा कण जो है, कुछ अल्फा कण वो 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक, अर्थात हम कह सकते हैं अधिक के कोण से बहुत सारे विचलित हो गए। और तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें से कुछ ही कण ऐसे हैं कि जिस मार्ग से ये गए थे उस मार्ग से वापस आ गए, यानी कि हम कह सकते हैं अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से अविचलित होकर के सीधे निकल जा गए। कुछ अल्फा कण अल्प कोणों से विचलित हैं, या आप देख सकते हैं थोड़ा सा अल्प कोण से विचलित है, और बहुत कम अल्फा कण यानी कि लगभग 9000 में से या 10,000 में से कह सकते हैं कि अधिक कोण से या 90 डिग्री से विचलित हुए और मीन्स बाहर 180 डिग्री से वापस आए। तो ये था मीन्स हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। इसके बाद हम लोग जानेंगे निष्कर्ष। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको मिटा करके इस पे निष्कर्ष हम लोग जानेंगे कि हमें निष्कर्ष में क्या मिला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम पूरा मिटाएंगे। आप लोग दिमाग में इस फिगर को रखे रहिएगा और हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम लोग निष्कर्ष निकालें। ये अल्फा कण प्रकीर्णन आपको जूनियर क्लास में भी यानी कि 10th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिला होगा, 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिला है, और हम लोग के ये मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ने को मिल रहा है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, कभी कभी हमेशा नहीं पूछता है, बट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से भी समझ लीजिए और याद करिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष की बात करते हैं, यानी कि कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है।
कंक्लूजन, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से, सोने की पतली पन्नी से सीधे अविचलित गए, सीधे अविचलित सीधे अविचलित गए, सीधे सीधे अविचलित गए, सीधे अविचलित गए, अविचलित यहां पे लिख रहे हैं निकल गए, अविचलित निकल गए। यह दर्शाता है कि परमाणु का अधिकतर भाग, यह दर्शाता है कि परमाणु का अधिकतर भाग, यह दर्शाता है कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है, रिक्त होता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम लोग देखिए कि सोने की पतली पन्नी पर जिस तरह से हम अल्फा कणों का बौछार करा रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा कण जब किसी सोने की पतली पन्नी से टकरा करके प्रकीर्णित हो जाता है, तो इससे ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन है, यानी कि जो सोने की परमाणु है, उसमें अधिकतर भाग जो होता है रिक्त होता है। रिक्त रहेगा तभी तो अल्फा कण का प्रकीर्णन होगा। तो अल्फा कण का प्रकीर्णन ये दर्शाता है कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है। दूसरा हम लोग निष्कर्ष निकालें कि अल्फा कण धनावेशित, अल्फा कण धनावेशित, अल्फा कण धनावेशित और इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में अत्यधिक द्रव्यमान, तुलना में अत्यधिक द्रव्यमान के होने के कारण, तुलना में अत्यधिक द्रव्यमान, अत्यधिक द्रव्यमान के होने के कारण, अत्यधिक द्रव्यमान के होने के कारण भारी व धनावेशित क्षेत्रों, भारी और धनावेशित क्षेत्रों, भारी व धनावेशित क्षेत्रों द्वारा ही विचलित किए जा सकते हैं, क्षेत्रों द्वारा ही विचलित किए जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अल्फा कण धनावेशित व इलेक्ट्रॉन की तुलना में, अल्फा कण धनावेशित व इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक द्रव्यमान होने के कारण भारी और धनावेशित क्षेत्रों द्वारा ही विचलित हो सकता है। जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण मीन्स जिसका जो द्रव्यमान होता है वो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिसके कारण धनावेशित क्षेत्र द्वारा ही क्या हो सकता है, विचलित हो सकता है। थर्ड और लास्ट हम निष्कर्ष की बात करें
तो कह सकते हैं कि वे अल्फा कण जो नाभिक की दिशा में, वे अल्फा कण जो नाभिक की दिशा में वे अल्फा कण जो नाभिक की दिशा में गए कूलाम प्रतिकर्षण बल के द्वारा गए कूलाम प्रतिकर्षण बल के द्वारा रोक दिए गए। कूलाम प्रतिकर्षण बल के द्वारा रोक दिए गए। कूलाम प्रतिकर्षण बल के द्वारा रोक दिए गए तथा अंत में नाभिक और अल्फा कण नाभिक और अल्फा कण के मध्य प्रतिकर्षण बल द्वारा विपरीत दिशा में गतिशील हो गए। बल द्वारा विपरीत दिशा में गतिशील हो गए। ध्यान से समझिएगा। देखा गया कि जो परमाणु है, मीन्स जो सोने की पतली पन्नी है, उससे जब अल्फा कण प्रकीर्णित होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। क्यों? क्योंकि धनावेशित जो अल्फा कण होता है और नाभिक में जो धनावेशित होते हैं, दोनों में कूलाम प्रतिकर्षण बल होता है। उस कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण ही वो विपरीत दिशा में वापस चले जाते हैं। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी बात हम लोग करेंगे। ये तो हम लोग पढ़ लिए रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा का प्रकीर्णन, अल्फा कण का प्रकीर्णन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इस अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा ही जो कुछ बातें उन्होंने कहा उस बात को ही हम लोग परमाणु का मॉडल कह देते हैं। यानी कि हम कहेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स ध्यान से समझिएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों के आधार पर, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के
प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणामों के आधार पर परमाणु का नया मॉडल सुझाया। परमाणु का नया मॉडल सुझाया जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा गया। जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा गया। जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा गया। इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार हम पहला पॉइंट में कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर एक बहुत ही छोटे भाग में संकेंद्रित रहता है। बहुत ही छोटे भाग में संकेंद्रित रहता है। एक छोटे भाग में संकेंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ध्यान से समझिएगा, जो अल्फा कण का प्रकीर्णन किए प्रायोगिक विधि से रदरफोर्ड ने, उस प्रकीर्णन के द्वारा उन्होंने जो मॉडल सुझाया उसे हम परमाणु का मॉडल कह देते हैं, नाभिकीय मॉडल। इस परमाणु का नाभिकीय मॉडल के अनुसार सबसे पहला पॉइंट में उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान समस्त धनावेश के केंद्र पर एक बहुत ही छोटे भाग में संकेंद्रित रहता है। जैसे मान लेते हैं ये परमाणु है, तो परमाणु का जो भी धनावेश है इस केंद्र पर स्थित रहता है। क्या होता है कि परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर एक बहुत ही छोटे भाग में स्थित रहता है, और जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, नाभिक। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु का समस्त धनावेश, जो इसका पूरा धनावेश होता है या इसका जो द्रव्यमान होता है, वो एक केंद्र में, एक छोटे से भाग में, एक केंद्र में स्थित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। जैसे हमारे शरीर का नाभिक जो होता है यहाँ पे बीच में स्थित होता है। सारे शरीर का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक से केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कह देते हैं। तो ठीक उसी तरह से परमाणु का भी जितने भी धनावेश होता है, जितने भी द्रव्यमान होता है, एक छोटे से केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है।
सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर 10 का पावर माइनस 10 मीटर, चारों ओर 10 का पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में, त्रिज्या के एक खोखले गोले में त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का समस्त ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों का समस्त ऋणावेश समस्त ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ध्यान से समझिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि परमाणु विद्युत का धनावेश होता है, ऋणावेश होता है या उदासीन होता है। तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? इसका मेन रीजन है कि परमाणु के केंद्र पर यानी कि नाभिक पर धनावेश होता है और धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जितना नाभिक में धनावेश उत्पन्न होता है, धनावेश रहता है, ठीक उतना ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी उसके मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं, जिसके कारण ये परमाणु जो होते हैं विद्युत उदासीन होता है। न इस पे कोई धन और न ही कोई ऋण आवेश, मतलब आवेश तो रहता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे विद्युत उदासीन। तीसरा और लास्ट जो पॉइंट है, परमाणु में ये ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं। परमाणु में ये ऋणावेश वाले परमाणु में ये ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, जिसके वजह से कहेंगे कि जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, वो गतिमान अवस्था में रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल, ये तो परमाणु मॉडल हो गया कि जो अल्फा कण का प्रकीर्णन किए और प्रकीर्णन से संबंधित जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में उन्होंने बताया, तो हम उसे मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल में कुछ खामियां भी हैं, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की खामियां की बात करेंगे। उसके बाद ये वीडियो का जो टॉपिक होगा यहीं पे द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इसकी खामियां बताने से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की जो खामियां हैं उस खामियां की चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो बात कर रहे हैं हम परमाणु रदरफोर्ड का। हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड नाभिकीय परमाणु मॉडल की खामियां। रदरफोर्ड मॉडल की खामियां की बात करेंगे। जो परमाणु मॉडल हम लोग पढ़े हैं, इसकी कमियां जो है उसके बारे में जानेंगे। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। इस मॉडल में निम्नलिखित 2 कमियां हैं। इस मॉडल में निम्नलिखित 2 कमियां हैं, कमियां थी। फर्स्ट में यह परमाणु के अस्थायित्व को समझाने में असफल रहा। यह परमाणु के अस्थायित्व को समझाने में असफल रहा। यह परमाणु के अस्थायित्व को समझाने में असफल रहा, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना उसमें गिरे परिभ्रमण करता है। चारों ओर बिना उसमें गिरे परिभ्रमण करता है। रदरफोर्ड इसे न समझा सके। रदरफोर्ड इसे न समझा सके। रदरफोर्ड इसे न समझा सके। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये परमाणु है, परमाणु में ये प्लस, ये केंद्रक है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बिना नाभिक के अंदर गिरे ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये क्यों चक्कर लगाता है रदरफोर्ड, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किए। दूसरा कमियां थी। यह परमाणु वर्णक्रम को समझाने में असफल रहा। यह परमाणु वर्णक्रम को समझाने में असफल रहा। यह परमाणु वर्णक्रम को समझाने में असफल रहा। रदरफोर्ड के अनुसार हम कह सकते हैं, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रत्येक संभव त्रिज्या के इलेक्ट्रॉन प्रत्येक संभव त्रिज्या के
त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में प्रत्येक संभव त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है नाभिक के चारों ओर घूम सकता है। अतः परमाणु सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन कर सकता है। सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन कर सकता है परंतु सबसे सरल परमाणु अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम भी हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम भी रेखीय होती है, सतत नहीं। स्पेक्ट्रम भी रेखीय होती है, सतत नहीं। ध्यान से समझिएगा। इस तरह से हाइड्रोजन जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थी उसमें दो कमियां थी। दोनों कमियों को समझाने से पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोनों कमियों के बारे में डिटेल समझाएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहला हम लोग मॉडल की खामियां पढ़े थे कि यह परमाणु को अस्थायित्व को समझाने में असफल रहा। अस्थायित्व का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है बिना नाभिक में गिरे, बिना परमाणु के अंदर गिरे, ये नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं समझा सके, तो ये उनकी पहली खामियां थी। दूसरा खामियां ये था कि परमाणु वर्णक्रम को समझाने में असफल रहे। जैसे कि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है उन नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। यह घूम रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि वर्णक्रम का उत्सर्जन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक संभव त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूमती है। अतः परमाणु जो होता है सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार घूमेगी तो इलेक्ट्रॉन का लगातार उत्सर्जन भी होता है। परंतु सबसे सरल परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम भी रेखीय होता है, वो सतत नहीं होता है। इसके बारे में भी उन्होंने सही तरीके से समझाया नहीं। तो इस तरह से हाइड्रोजन रदरफोर्ड का परमाणु की मॉडल की खामियां थी। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।